बेटा आप लोग सबको? जी सर। सबसे पहले बेटा अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो क्वेश्चंस को आपके पास दो तरीके से पूछा जाएगा। एक आपसे पूछ सकता है कि किसका डेल्टा नॉट डेल्टा जीरो जो है वो कम है या ज्यादा है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में पूछ सकता है, किसका डेल्टा नॉट कम है या ज्यादा है। इसी को घुमा करके पूछ सकता है कि किस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कम है या ज्यादा है। तो अगर क्वेश्चन डेल्टा नॉट पे आएगा तो कैसे सॉल्व करेगा, कॉम्प्लेक्स कैसे सॉल्व करेगा, तो इस पे बात करते हैं। एट द सेम टाइम ये भी सुन लो, कई बार एग्जाम में उल्टा पूछेगा, बोलेगा कि इसका वेवलेंथ कम है या ज्यादा है, वेवलेंथ पूछेगा। चलो रूल को फॉलो करते हैं। पहले देखो रूल क्या बताता है, डेल्टा नॉट के साथ कैसे कैसे वेरिएशन होगा बेटा। नंबर ऑफ लिगैंड, जितना ज्यादा लिगैंड होगा उसका डेल्टा नॉट उतना ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा है बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ज्यादा होगा। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखना कि 3D सीरीज अगर बात करते हैं बेटा डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप यहाँ बोलने का मतलब क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप बोलने का मतलब हो रहा है कि ये सारा का सारा कौन दिखाता है, बेसिकली ये सारा का सारा बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट दिखाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में सीरीज की अगर बात करेंगे तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, तो अगर आप यहाँ से या यहाँ से यहाँ आते हो तो डेल्टा नॉट का वैल्यू बढ़ेगा। और जितना स्ट्रॉन्गली सर आपका शायद आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट हो गया सर। आप लोग को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में लास्ट क्लास में बात की थी ना? जी सर, एक सीरीज होता है, आपने बोला था। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो अगर हम लोग बातचीत करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, शायद आप लोग हम दिखाए थे यहाँ पे पिछले क्लास में। हाँ ये रहा। हाँ ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर बात करते हैं बेटा, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या था, एक वीक तो टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, पर आपको एक लॉजिक बताए थे कि आप कैसे याद रखोगे, डोनर एटम के बेसिस पे याद रखोगे। कौन कैसा डोनर एटम, तो बताओ तो क्या पता है तरीका डोनर एटम का? पहले कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लॉजिक समझ, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा डोनर एटम का, डोनर एटम का उसका डोनेटिंग पावर कम होगा, मतलब वो उतना वीक लिगैंड होगा। वीक हो जाएगा। हाँ इस लॉजिक से बोले थे कि याद रखना कि हैलोजन सबसे वीक, हैलोजन डोनर जो होगा वो वीक लिगैंड होगा। उसके बाद कौन होगा, ऑक्सीजन डोनर, फिर फिर नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन, फिर कार्बन डोनर, कार्बन। स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा। इस तरीके से आप अगर मैटर को याद रखो तो आपके लिए फायदामंद होगा। अब देखो रूल के हिसाब से हम लोग बातचीत करते हैं। आओ, तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा डेल्टा नॉट का वैल्यू उतना जीरो ज्यादा होगा। और अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि वेवलेंथ का ऑर्डर पता करो, तो आपको करना क्या बेटा, जो डेल्टा नॉट का ऑर्डर आएगा, डेल्टा नॉट है क्या, ये तो एनर्जी है। और हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल्स टू, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यस सर। है ना। एनर्जी जो है वो वो उल्टा इनवर्सली, कर देंगे। उसको उल्टा कर देना एनर्जी के साथ। अगर एग्जाम में वेवलेंथ पूछेगा तो उसको उल्टा कर देना, ठीक है। अब ये पॉइंट्स अगर आपके सामने है तो ठीक दिमाग में उतारो बेटा, और ये कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं इसको सॉल्व करो तो फटाफट देखो। चलो बताओ, अगर इसका डेल्टा नॉट का ऑर्डर पूछेगा तो कैसे सॉल्व करोगे, बोलो। तरीका पकड़ो, क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ो, तरीका पकड़ो, डेल्टा नॉट का ऑर्डर बोलो। सर डेल्टा नॉट का ऑर्डर है सर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। आराम से हड़बड़ाहट में बेटा अपेंडिक्स में ऑपरेशन में कुछ और काट के बैठ जाएगा तुम। बोलो, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो। बाकी लोग क्या खाली तुम्हें मुंह देखने को आया रे? हाँ, पार्टिसिपेट स्ट्रेंथ ऑफ करो। लिगेंड के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना सर? हाँ हाँ तो बोलना, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है यहाँ? NO2।
तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? वो 3 का, वही तो बोल रहा हूँ। रीऑर्डर होगा। हाँ यही यस सर। हाँ। तो बोल, अगर ये इसका डेल्टा नॉट का ऑर्डर है तो फिर अगर आपसे वेवलेंथ का ऑर्डर पूछेगा तो क्या होगा बेटा? उल्टा कर देंगे ना, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। उल्टा कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। थ्री ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। बोलो, सबसे कम एनर्जी किसका होगा? तुम क्या बोला? 1। 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ये बोल रहा है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि पहला तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे, वो पहला का सबसे कम है तो वो सबसे कम हो गया, और उसके बाद H2O प्लस प्लस 3, उसके बाद 2 और 3 में डिसाइड करेंगे लिगेंड वाइज, तो NH3 H2O से ज्यादा है। ये इन दोनों लिगेंड में NH3 स्ट्रॉन्गर लिगेंड है तो ये ऑर्डर हाँ। फॉलो होगा, ठीक है ना? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 सर। ये भी उसी रूल से फॉलो होगा। यहाँ पर देखो मेटल आपका सेम है, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर सब में बेटा +3 है, प्लस 3 है। तब आपको स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से सॉल्व करना होगा। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड में ये ऑर्डर आना चाहिए। वाटर वीक लिगेंड है कंपेयर टू NH3 और ये बेटर लिगेंड है Cl-। चलो अगला क्वेश्चन। सर 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, वो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होता है ना। हाँ, अगर आप देखोगे तो ग्रुप 10 में अगर जाओगे ना बेटा तो ग्रुप 10 में निकल है, निकल के नीचे पैलेडियम, उसके नीचे प्लैटिनम। प्लैटिनम टॉप टू बॉटम बेटा, टॉप टू बॉटम अभी मॉड्यूल क्या पढ़े? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा डेल्टा नॉट। और बाकी इस हिसाब, बाकी सब में देखो लिगेंड सेम है, मेटल को वैरी किया गया, इसको इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। सर 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। बोलो 1 सबसे कम क्यों? बोले सर इसमें 4 लिगेंड है। 4 लिगेंड है। 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है, लिगेंड 6 है। लिगेंड। अब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ये सबसे कम हो जाएगा। बाकी सब में देखो ऑक्सीडेशन नंबर सब +2 +2 है। +2 +2 +2, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उससे वीक है, उससे वीक है, तो ये ऑर्डर होगा। यस सर। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट पे आए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे डेल्टा नॉट कैसे वैरी करेगा बेटा। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी के रूल देखो आपके पास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, और जितना ये होगा। अगला टर्म क्या है बेटा? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आयन। सेंट्रल आयन कहने का मतलब क्या, कौन है बेटा यहाँ पर? मेटल आयन। मेटल आयन जितना ज्यादा, ठीक है ना? अब अगला देखो यहाँ पर क्या है? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। यानी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड का मतलब क्या हो रहा है बेटा? एक ही बात होगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड। क्योंकि बेटा जिस लिगैंड का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका मतलब क्या हो रहा है? वो इजीली डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन की इजीली डोनेट कर पाएगा वो अच्छा लिगैंड माना। मतलब इसमें भी आपको वही ऑर्डर फॉलो करना है। हैलोजन सबसे वीक लिगैंड होगा, और हैलोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर। इसी लॉजिक से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगला टर्म देखो क्या बोला? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ये रूल अभी हम वहां भी पढ़े थे कि जितना ज्यादा मेटल, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। और देखो एक्चुअली में ये पॉइंट और ये पॉइंट बेटा दोनों सेम है, एक ही पॉइंट है। अगर आपसे पूछेंगे Fe2+ और Fe3+ विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जाओ बेटा पीरियोडिक टेबल में आपको हम पढ़ाए थे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जाहिर सी बात है बेटा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन टानने का टेंडेंसी।
इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का ताकत को बोलते हैं बेटा। तो जिसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। Fe3+ के पास, और उसी को अगर इस रूल पे सॉल्व करोगे तो यहाँ एक ही बात आएगा भाई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका +2 है। बेटा दोनों पॉइंट एक ही है, बस बोलने का तरीका बदल गया। अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ शेलेटिंग लिगैंड। ये पहले भी बात कर चुके थे बेटा, जितना ज्यादा शेलेटिंग लिगैंड होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। इन सब के अलावा बेटा आपको एक और चीज याद रखना है, एक और ऑर्डर, इसको बोलते हैं विलियम ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस, ये ओनली फॉर 3D सीरीज है, ये भी याद रखना। ये जो ऑर्डर आपको बताया जा रहा है, ये 3D सीरीज में ये ऑर्डर पाया गया क्या है, और कंडीशन भी समझ लो। 3D सीरीज होना चाहिए और उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, +2, तब आप ये ऑर्डर फॉलो करोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोटा मोटी याद रखना आसान है। देखो हम लोग जानते हैं क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कोऑपरेट नहीं करे जरा। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास क्वेश्चन में कौन कौन है सीरीज में, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है? तो Mn उससे ज्यादा Fe, उससे ज्यादा CO, उससे ज्यादा Ni। बस गड़बड़ यहाँ रखना, Ni के बाद आएगा Zn, और Zn के बाद कॉपर, यानी Cu2+ का स्टेबिलिटी बेटा Zn2+ से ज्यादा होगा। ये रूल आप लोग के नोट्स पे दिया हुआ है, रूल को दिमाग में रखो। और अभी कुछ प्रॉब्लम दे रहे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। बोलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, और किस बेसिस पे सॉल्व करोगे वो भी देखो। आंसर क्या होगा, किस बेसिस पे सॉल्व करोगे, दोनों पकड़ो। 4 greater than 3 greater than 2 greater than 1। पहला तो आखिरी दो वाला स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें से जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब 4, फिर 3 आएगा, और फिर दो वीक लिगेंड में जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो पहले आएगा, फिर एक। हाँ, इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +2 है, इस वाले का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका भी +2 है, और इसका +3। अब लिगेंड का ये देखोगे तो पानी वीक लिगेंड है, तो बेटा इसका मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4। एक मिनट रुको, होल्ड करो तो बेटा, एक मिनट। चलो लिखने का जगह नहीं होगा, आप देखो। बोलो दूसरा नंबर को ट्राई करो बेटा, बोलो दूसरे नंबर का आंसर क्या होगा। सर 4 3 2 1। 4 इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि वो चिलेट बना सकता है, और फिर 4 नंबर सबसे ज्यादा ये होगा क्योंकि चिलेट बनाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद 3 2 और 1 स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के हिसाब से। डोनर है, इसमें नाइट्रोजन डोनर है, और इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन डोनर। डोनर, तो कार्बन डोनर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, फिर नाइट्रोजन डोनर होगा, नाइट्रोजन डोनर, फिर 4 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, 3 फिर 2 1। 1। चलो अगला बताओ तो बेटा। सर 4 ज्यादा होगा सर। तो अभी जो पढ़े थे 4 3 2 1 ये इरविंग विलियम ऑर्डर है। MnFeCO नहीं ওইটা স্যার। विलियम ऑर्डर से सॉल्व होगा, है ना, यानी कि इसके Yes, हिसाब से sir. काट लिया। ये ला ये विलियम ऑर्डर के हिसाब से क्या था बेटा, Mn उससे ज्यादा आयरन, उससे ज्यादा कोबाल्ट, उससे ज्यादा निकल। और यहाँ पर अगर इसके हिसाब से बात करेंगे तो देखो तो ये ऑर्डर होगा। हाँ सर, और लास्ट वाला भी सर 2 ज्यादा होगा। तो 2 ज्यादा होगा, वो तो स्पेशल वाला था इसमें कॉपर, कार्बन। ठीक है ना। चलो हाँ सर। 5 नंबर सर 4 3 2 1 जितना ज्यादा बाइडेंटेड लिगेंड उतना चिलेट फॉर्मेशन, इसलिए 4 3 2 1। ये क्वेश्चन 5 और 7 रिपीट हो गया ना बेटा, देखिए रिपीट हो गया एक ही बात। हाँ सर, यस सर। हाँ तो ये आपका ऑर्डर होगा। और 6 का आंसर बोल, वो भी सर 4 मतलब 3 2 1। 2 1 बोलिए कौन जितना है ये ये बाइडेंटेड इथिलीन बाइडेंटेड, हाँ आइडेंटेड लिगैंड है। बाइडेंटेड, ये टेट्राडेंट हेक्साडेंटेड सर। रिंग का साइज हेक्साडेंट, बड़ा होगा, रिंग का साइज बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा ज्यादा होगा, होगा। ठीक है ना। हाँ चलो सर। अब आइए बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। अब बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, इसमें बहुत कुछ जानने को है।
सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन समझो। अगर ऐसा मामला मिलेगा आपको जहाँ कार्बन के साथ मेटल का बॉन्डिंग होगा तो आप उसको कहोगे ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लेकिन अगर नॉन कार्बन के साथ मेटल का बॉन्डिंग होगा उसको क्या बोलते हैं? कौन बोलेगा? बोल। नॉन कार्बन के साथ अगर मेटल का बॉन्डिंग होगा बोलो, इसको बोलते हैं बेटा मेटलो ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, मेटलो ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले इसको समझोगे, डिफरेंस को समझो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो, इस वाले के एग्जांपल में बात करते हैं। ऊपर देखते हैं Grignard reagent। RCH3 क्या लिख रहे हैं? ऑरेंज CH3MgCl। अब अगर इसको खोल करके देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे क्लोरीन। तो कार्बन के साथ मैग्नीशियम का आपको बॉन्डिंग दिख रहा है, मैग्नीशियम मेटल हो गया। जैसे कि लिथियम एल्काइड, कोई भी ले लो। अब यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर खोल करके देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। मेटल ऑर्गेनिक। तो जहाँ पर बेटा कार्बन के साथ मेटल का बॉन्डिंग होगा आप उसको कहोगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब नीचे वाला देखो, नॉन कार्बन के साथ मेटल का बॉन्डिंग, जैसे कि अगर बात करते बेटा सोडियम इथॉक्साइड। ONA, ये देखो यहाँ पर बताओ ऑक्सीजन और मेटल मेटल। मेटल के साथ किसका बॉन्डिंग हो रहा है? कार्बन का नहीं हो रहा। और कोई और कौन है? ऑक्सीजन का। जैसे कि अगर अल्कोहल ले ले ROK, RONA, इस तरीके का कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा पढ़ाई बेटा इस वक्त ऑर्गेनोमेटेलिक के ऊपर, इसके बारे में जानकारी देती है, पर हमारा पढ़ाई ऑर्गेनोमेटेलिक। देखो क्या कहता है, कंपाउंड दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड, जिसके पास कम से कम एक कार्बन मेटल का बॉन्ड होगा, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बेटा तीन कैटेगरी में डिवाइड, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एक पाई कॉम्प्लेक्स और एक बोर। यानी कि अगर सिग्मा, देखो नाम से, नाम में सारा कुछ आपका छिपा हुआ बेटा। मान लो अगर आपके पास कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना तो उसको सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कार्बन और मेटल के बीच में पाई बॉन्ड बना तो उसको कहा जाएगा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। और कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अगर दोनों बनता है बेटा तो उसको कहा जाएगा बोथ, बोथ पाई एंड सिग्मा। अब इसके एक एक करके कैटेगरी देख लो, एग्जाम्पल्स देख लो। पढ़ा हुआ चीज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो यहाँ बहुत कुछ आपके पास है। तो यहाँ देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रैंकलिन रिएजेंट, टेट्रामिथाइल टीन, टेट्राइथाइल लेड, डाइमर ऑफ एल्यूमिनियम मिथाइल, डाइमर ऑफ एल्यूमिनियम मिथाइल, टेट्रामिथाइल लेड, ये सब का अगर स्ट्रक्चर को आप ओपन करोगे तो इस सारे स्ट्रक्चर को ओपन करने पर आपको मिलेगा कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब आ जाओ इस मामले को देखो। यहाँ पर कुछ आपको अलग से याद रखना है। क्या याद रखना है? पहले तो ये बात समझ लो, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, these compounds of metals, ये बॉन्ड किसके साथ बनाता है बेटा? बेसिकली ये एल्कीन के साथ बनाता है क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड मिलेगा, एल्काइन के साथ बनाता है ये पाई बॉन्ड मिलेगा, या बेंजीन के साथ बनाता है या अदर रिंग के साथ बनाता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, ये तीन एग्जाम्पल बेटा जो आपके सिलेबस में, इसको आपको पढ़ना है। एक है जीसस सॉल्ट, एक है फेरोसिन और एक है डाइबेंजीन बेंजीन क्रोमियम। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये देखो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो ये मेटल है और यहाँ देखो ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन है, ये दो बॉन्ड बना, दो में से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड के साथ क्या मेटल का बॉन्डिंग होगा, तो ये पाई बॉन्ड के साथ जो मेटल का बॉन्डिंग हो इसको पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। यहाँ पर देखो ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है और ये आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये भी पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स हो गया। ये बेंजीन का पाई बॉन्ड है बेटा, ये बेंजीन का पाई बॉन्ड है और बेंजीन का पाई बॉन्ड क्रोमियम के साथ पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग याद करो, इसी चैप्टर के शुरू में हम बोले थे कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, कितना कार्बन इन्वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं हेप्टासिटी। और हेप्टासिटी को लिखने का तरीका सिखाते हैं एटा टू दी पावर नंबर। जैसे कि देखो तो इसका हेप्टासिटी कितना है, 2 है, तो देखो यहाँ पर ये हेप्टासिटी 2 है। यहाँ पर कितना कार्बन इन्वॉल्व है बेटा? 5, तो ये 5 हो गया। यहाँ कितना कार्बन है? 6, तो ये कार्बन बेटा 6 हो गया। साथ ही साथ एक दो और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये याद रखना है कि इस वक्त आप जो कंपाउंड देख रहे हैं फेरोसिन,
या डाइबेंजीन क्रोमियम, इसको एक और कैटेगरी से पुकारा जाता है। इसको एक और कैटेगरी क्या बेटा, इसको कहा जाता है सैंडविच कॉम्प्लेक्स। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स को सैंडविच कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हो गया बेटा पाई बॉन्डेड। अब आज जो बात करते हैं बोथ के कैटेगरी में, तो एक ऐसा मैटर जहां पर मेटल के बीच में और कार्बन के बीच में दोनों तरह का बॉन्ड देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड भी देखने को मिलेगा और पाई बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। और इसका एग्जांपल में एक ही आता है, एक ही ओनली वन एग्जांपल, मेटल कार्बोनिल। तो ये जो मेटल कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल के बारे में तो वैसे भी हम लोग पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ये मेटल कार्बोनिल बेटा। अब ये जो मेटल कार्बोनिल है, इसके बारे में बेटा कुछ पढ़ाई हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। वैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सवाल उठता है कि सर यहाँ मेटल और कार्बन के बीच में दोनों बॉन्ड कैसे बन रहा है, सिग्मा और पाई, उसको समझना है। ये देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दूसरी तरफ रुख करते हैं। एक मिनट होल्ड करो, फिर से बताते हैं। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते बेटा। रिवीजन क्या है कि हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को आप तीन कैटेगरी में बांट, एक सिग्मा, पाई और एक बोथ। इसका एग्जांपल्स याद रखो। अब बोथ में जो आए थे बेटा, तो इसका एग्जांपल था मेटल कार्बोनिल। अब ये जो मेटल कार्बोनिल का चक्कर है, इसको आपको अलग से पढ़ाते हुए देखना। वैसे मेटल कार्बोनिल का कुछ पोर्शन बेटा आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, दोबारा कुछ पढ़ा रहे, रिविजन भी करवा रहे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किन किन बातों पे ध्यान देना, उस पर ध्यान। इसको आप ऐसे पढ़ो। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेट्स स्टडी केमिस्ट्री ऑफ मेटल कार्बोनिल। अब इसके बारे में क्या बताने जा रहे हैं, वो पहले कुछ पार्ट सुनिए। पहले तो ये याद रखना कि मेटल कार्बोनिल में जनरली मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। जितना भी मेटल कार्बोनिल होता है इन सभी में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। दूसरा बात ये याद रखना कि इसमें मेटल और जो कार्बन होता है इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों पाया जाता है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना कि एट एनी कॉस्ट ये EAN को फॉलो करेगा। याद है, इस पर हम लोग बातचीत कर चुके थे बेटा। यस सर, यस सर। हाँ सर, हाँ सर। कॉस्ट में तीन बात आ सकता है कि उसको फॉलो करने के लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा, या डाइमर या ट्राइमर बनाने डाइमर, हाँ। या पॉलीमर बनाने, जो भी करेगा, हाँ। लेकिन ये को हर हाल में फॉलो करेगा। ठीक है। यस सर। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत और इम्पोर्टेंट आ जाता है बात कि ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जब होता है वहां पर एक इफेक्ट काम करता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। अब ये सिनर्जिक इफेक्ट पे थोड़ा सा पढ़ाई अलग से पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, अगले पेज में देखो। तो मोटा मोटी देखो, एक चीज समझ लो, आपके पास यहाँ से दो तीन पॉइंट। एक तो ये याद रखना बेटा कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा वो इन 2 पॉइंट से बनेगा। मेटल कार्बोनिल का 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, एक तो सिनर्जिक इफेक्ट से क्वेश्चन बनता है और एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये डाइमर ट्राइमर का जो चक्कर, उस पर क्वेश्चन बनता है। ये पार्ट पढ़ चुके था और सिनर्जिक इफेक्ट पे बात करते हैं। सिनर्जिक इफेक्ट में बात करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर ले बेटा। आप में से कोई है जो बताएगा FeCO होल 5? चलो ये एग्जांपल लेते हैं। अब ये बताओ FeCO होल 5 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 0। 0। और यहाँ पर Fe का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? Fe का हाइब्रिडाइजेशन बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। DsP3। चलो निकाल लेते, इसमें क्या है। देखो क्या पढ़े थे, एक बार प्रोसेस को देखो, रिवीजन कर लेते। क्योंकि बेटा यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s2। और इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो ये आपका हो गया बेटा 3d6 4s 4p। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना शुरू करेंगे तो 3d6 में 1 2 3 4 5 6 और 4s में 3। लेकिन जैसे कि हम लोग पढ़ चुके कि ये लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है,
स्ट्रॉन्ग नहीं, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की लिस्ट में आता है ये सब क्या करेगा, हाँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देगा, और पेयरिंग पेयरिंग करने के सिर्फ नहीं करेगा, पेयर शिफ्ट भी कर देगा। शिफ्टिंग भी करेगा। तो पहले देखो तो ये पेयरिंग यहाँ तक आ गया है ना, ये यहाँ पेयरिंग कर लेगा और ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, और ये इसको शिफ्ट करके यहाँ डाल देगा, इसके अंदर डाल देगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास कितना जगह है बेटा खाली यहाँ पर है, कितना आपको लिगेंड चाहिए? 5 DsP3। अच्छा अच्छा ये समझो, ये जो यहाँ पर लिगेंड ये क्या हो रहा है, इस बॉक्स में लिगेंड क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर डोनेट कर डोनेट रहे हैं। कर रहा है हाँ, ये क्रॉस मार्क जो है वो किसका इलेक्ट्रॉन है, कार्बोनिल लिगेंड का, मतलब CO का, सीओ का लिगेंड है ना। तो कहाँ कहाँ डोनेट किया, वो डी में डोनेट किया, एस में डोनेट DsP3। DSP3 यही था बेटा, क्लियर है? जी सर। चलिए अब इसी बात पे दोबारा बात कर, ध्यान से सुनियो। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, पहले ये देखो, ये है बेटा, समझना, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और जी यहाँ सर। पर होता है कार्बन के पास लोन पेयर। अब बताओ पहला सवाल, ये जो पूछे बेटे जवाब बोलो तो। सबसे पहला सवाल, कार्बन अपना ये लोन पेयर किसको डोनेट करेगा? कार्बोनिल का जो कार्बन है बेटा वो अपना वो लोन, मेटल को डोनेट करेगा ना सर, क्योंकि लिगेंड है तो मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल को। तो भाई यहाँ भी दिखाया ना, देखो तो सारा डायग्राम तो हाँ, दिखा दी, कहाँ डोनेट करेगा। मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल को। तो हम काम करते हैं, ये डायग्राम को यहीं पर लीजिए, ये सवाल यहीं पे पूछते हैं, अब मिला करके बोलना। ये देखो, ये आपके पास मेटल है बेटा, मेटल है, और ये कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये इसका लोन पेयर है। बोलो कार्बन कहाँ डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन? मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल को। ऋषभ, श्रोबोन, मोशुदूर, बेनाजीर, यैया, तुम लोग भी थोड़ा चूचा कर बेटा। हाँ, सारा का सारा एक ही के ऊपर डाल दिया, वो बके जा रहा, तुम लोग सुन रहा, मौजा ले रहे। हाँ, एक जन पाला भी गया, ठीक है, तुम लोग का बेटा कुछ होने वाला। बोलो आगे, बोलो। देख बेटा एक चीज समझ, नीट अगर आप लोगों को लगता है कि सर डरा धमका के पढ़ाए तो हम लोग पढ़ेंगे, सर हम लोग को फोर्स करके पढ़ाए, तब तो बेटा पूरा लाइफ लगा दे, तेरा नीट कोई नहीं निकलवा सकता जब तक तेरे अंदर आग पैदा नहीं होगा। सीधा सा बात। बोलो रे, कहाँ जे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना? मेटल में वेकेंट ऑर्बिटल। पर ये आंसर सही नहीं है, आप लोग के सामने आंसर लिखा हुआ, देख करके बोल। चलो चलो फिर से पूछ, जवाब देना। हाँ बेटा, नीचे नीचे जवाब देना। बोलो, ये यहाँ डोनेट हुआ ना बेटा, यहाँ सर। डोनेट, यहाँ डोनेट हुआ, यहाँ डोनेट हुआ, यहाँ डोनेट हुआ, मतलब इसमें डोनेट हुआ है ना। ये हाँ। कौन है? DsP3 मेटल का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। हाँ, ओ अच्छा, ये गलती कर। हाँ अपना लोन पेयर मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, समझ रहा बात? हाँ ये हाँ सर। ठीक है ना, समझा ना बात? चलो एक और सवाल, पहचान कौन? D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल दो Z स्क्वायर और X स्क्वायर। हाँ, ऑर्बिटल। पहचान कौन? S ऑर्बिटल। पहचान कौन? P ऑर्बिटल। पहचान कौन? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये भी सुनो, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप तो। हाँ, सब ये अगर ये sp है तो बेटा ये sp2 है, ये sp3 है। 3 है। हाइब्रिड हाँ, ऑर्बिटल का शेप सेम होता है, साइज साइज डिफरेंट होता है। हाँ। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा उसका बड़ा हो जाएगा। sp3 का साइज, sp3d का साइज और बड़ा होगा, और sp3d बड़ा का होगा। बड़ा होगा। आया बात समझ में? जी सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायग्राम में कुछ ड्रॉ करना, यार फॉलो करना बेटा, हाँ? थोड़ा सा अपना किडनी यूज करना। ये देखो, बोलो ये किसका डायग्राम बना बेटा? मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सर। और ये इसमें डोनेट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब बोलो, फिर से बताना, अब ये कौन है? सर ये है सर D ऑर्बिटल ऑफ मेटल, मतलब। हाँ, ये मेटल का डी ऑर्बिटल है ना। हाँ।
यस सर। ये मेटल का डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल खाली है, नीचे देखकर बोल तो। नहीं मतलब डी ऑर्बिटल का एक पार्ट खाली है, मतलब डी सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल खाली है, 4 ऑर्बिटल फील्ड है। हैं? कौन सा हाँ, खाली है सर। बे? अबे फिफ्थ वाला, कौन खाली है रे? फिफ्थ वाला अरे खाली जो है ना, उसमें डोनेट करेगा। अरे जो खाली है वो तो हाइब्रिडेशन में चला गया, काहे का खाली है? हाँ हाँ, ओ हाँ, यस सर। सर, यस सर। वो तो हाँ हाइब्रिडेशन में चला गया रे बुड़बाक। हाँ, रे यस सर। बुड़बाक। ठीक है, चल बेटा दोबारा से, अब ये जो चीज पीछे समझा अब उसको दोबारा यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है बोल सर। बेटा हाँ, ये कौन है? हाइब्रिड डी ऑर्बिटल ऑफ एम। ये डोनेट कर दिया। हाँ, अच्छा अब बताना ये कौन है? सर ये ओनली डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एम, का जिसमें डी इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसको ऐसे नहीं करके हम अलग अलग कर दिए बेटा, समझे? अदर हाँ डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको हम वैसे दिखा रहे। समझे हम कैसे ड्रॉ यस किया? सर, यस सर। ये पूरा को आप एक डी ऑर्बिटल मानोगे और ये डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ठीक है, अब देख होता क्या है कि कार्बन का एंटी बॉन्डिंग खाली होता है बेटा, और यहाँ पर क्या करता है, कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको बैक बॉन्डिंग कर देता है। ये बैक बॉन्ड यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? बैक बॉन्डिंग हो रहा है। समझना कंसेप्ट को, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से अब फिर से नीचे देखो क्या होने वाला, मजेदार चीज देखो। ये देखो, बोलो कार्बन अपना एक बॉन्ड डोनेट किया, पहला हाँ, सर। बोलो हाँ ये। सर। हाँ, हम कलर चेंज कर दे रहे बेटा। ठीक है, ये देख व्हाइट कलर, बोल तो ये बॉन्ड कहाँ हुआ? ये उसका ये बॉन्ड हुआ सर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल और कार्बन के बीच में ना। बॉन्ड ये बना, तो जो पहला बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। हाँ, और आफ्टर सिग्मा पाई। बैक बॉन्डिंग हुआ, हाँ यस सर। पाई बॉन्ड बन गया। पाई बॉन्ड। अब देख तो मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? बोला सिग्मा पाई दोनों बना, बना। हाँ कॉम्प्लेक्स हो गया। है ना? तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स में आ गया। यहाँ तक का बात हाँ। समझ में आया? हाँ, यस सर। सर, यस सर। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने आने वाला है। आफ्टर बैक बॉन्डिंग, सवाल का जवाब देना। आफ्टर बैक बॉन्डिंग मेटल और कार्बन के बीच में जो लगाव है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, बोलो वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा बेटा? क्योंकि दो दो बॉन्ड होगा ना, बैक बॉन्डिंग हुआ तो में। वेरी गुड, दो दो बॉन्ड हो गया, बहुत बढ़िया आंसर बेटा। इसी ताकत का बढ़ने को क्या कहते हैं? ये जो एनर्जी मेटल, कैसे? हाँ इसी को बोलते बेटा सिनर्जी के इफेक्ट। आया बात समझ में? सिनर्जी के इफेक्ट किसको बोलते जी बेटा? सर। हाँ, सर। अब इस सिनर्जी के इफेक्ट में देखो कई सारा इफेक्ट आने वाला है। अब इसका इफेक्ट को देखो, एक तो हो गया कि मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि वहां पे तो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है यहाँ तक? जी सर। हाँ देखो आप में से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि सर यहाँ तो एक गड़बड़ हो गया। बोले कार्बन का 5 बॉन्ड दिख रहा अपन को, देखो तो, हाँ, सर। हाँ। सोचो हाँ, ये है गड़बड़ है? जी सर। तो गड़बड़ हो गया कि कार्बन का 5 बॉन्ड कैसे हो सकता है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? चलो समझाते हैं। देखो बेटा बॉन्ड तो 4 ही है, पहले ये समझ लो। बॉन्ड 5 नहीं, ये 4 है। अब 4 बॉन्ड कैसे, उसको समझाते हैं, वो समझना। होता है क्या बेटा, जब बैक बॉन्डिंग होता है, ये जो पाई बनता है ये पार्शियल पाई बनता है, कंप्लीट नहीं बनता बेटा, पार्शियल पाई बनता है। ठीक है, अब समझो, यहां से देखो, ये पहले से सिग्मा था, ये पहले से पाई था, और ये पहले से पाई था। ये 100% पाई था, ये भी 100% पाई था। लेकिन जैसी बैक बॉन्डिंग होकर के ये पार्शियल पाई बना, मान लो कि ये पाई 40% कैरेक्टर लेकर के आया, तो जैसे यहाँ 40% पाई बनेगा, ये 100% अपने आप को किसमें ले जाएगा? 60 मिला करके टोटल आपका 100% ही पाई, यानी पाई। देखो तो बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे बेटा? हाँ सर, है ना? मतलब ठीक है, थोड़ा सा पाई कैरेक्टर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में लूज करके वो बैक बॉन्डिंग में आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। अब फिर से समझो, चलो यहाँ देखो, ये तो मेरा पहले से था, देखो समझो, अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या, मेरे पास 100% सिग्मा है, ये पाई भी 100% है, और ये पाई भी 100%। अब बैक बॉन्डिंग हुआ, चलो मान लो 40% यहाँ पाई बना, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये
60% होगा। 60%। चलो एक और केस पे बात करते हैं। अब एक और केस का बात करते हैं। चलो फिर से समझते हैं। ये मेरा सिग्मा है, ये 100% पाई है, और ये भी 100% पाई है। ये सिग्मा है। मान लो 60% पाई बना, तो बोलिए क्या होगा? 40% हो जाएगा। होगा? 40% होगा, हाँ हाँ, ये सर। तो बेटा लोग मेरा एक सवाल का जवाब देना, जो पूछेंगे पार्टिसिपेट करना। जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा, बोलो, पाई बनने का प्रोबेबिलिटी, मेटल और कार्बन के बीच में, मेटल और कार्बन के बीच में पाई बनने का ताकत, बोल, बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना? इसका हाँ। मतलब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बढ़ेगा। इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ हट जाएगा। घट जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यस सर। पक्का? अब बिल्कुल सर। तो चलो तो देखिए, एक सवाल पूछते हैं आप लोगों से। ये देखो, ये 1 नंबर केस है, ये 2 नंबर केस है, यहाँ 3 नंबर केस है। नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। चलो पहले एक एक करके सवाल का जवाब दो। बोलो बेटा, नो बैक बॉन्डिंग। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, 3 नंबर केस में जवाब देना। कार्बन और ऑक्सीजन का बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3। 2 नंबर केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.4। 2.4। 2.4। यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ 3 का या बॉन्ड ऑर्डर, 2.4। यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बोल। 2.6। बात पल्ले पड़ रहा है? जी सर। तो चलो अब इस पल्ले से कुछ हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। चलो, बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, बोल इफेक्ट क्या होगा? तो मेटल मेटल कार्बन का बीच में बढ़ेगा, ज्यादा ऑक्सीजन होगा कार्बन का बीच में और घटेगा। हाँ, इसमें कमेगा। और ये घट जाएगा। हाँ। मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर और इसका बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। बढ़ेगा घटेगा, मतलब मेटल और कार्बन में बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर, इसीलिए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। इसमें और इसमें घटेगा बॉन्ड लेंथ, इसमें घटेगा, इसमें बढ़ेगा। मतलब मेटल और कार्बन में घटेगा, इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है? हाँ सर। जी सर। ये पॉइंट बेटा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछेगा। मेटल कार्बन पे नहीं पूछता है, पूछेगा इस पे पूछेगा। ठीक है? तो इसको थोड़ा नोट कर लो आप लोग, इस पॉइंट को नोट करो, इस पे कुछ क्वेश्चन डालेंगे बेटा। हो गया बेटा आप लोग का नोट? जी सर। ओके सर। तो चलो क्वेश्चन देते हैं, ये लो।
हाईएस्ट CO बॉन्ड ऑर्डर किसमें है? ऑप्शन CR CO होल 6, FE CO होल 5, MN CO होल 6 प्लस V CO होल 6 माइनस। सर नंबर 4 वेनेडियम में सर। नंबर 4 मतलब VCO6 माइनस। और अगर सवाल पूछ ले बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा है, तो मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब मैंगनीज का हो जाएगा, चलो यहाँ 2 सवाल डाल देते आयरन का सॉरी। हैं। 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता करना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा ये पता करना है कि किसका बॉन्ड लेंथ सबसे हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ। 2 चीज पता कर, हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ एंड हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इतना टाइम, चलो यहाँ देखो। सर वो पहला वाला तो 4 होगा और दूसरा वाला आंसर 2 होगा। चलो देखते हैं, हमको खुद नहीं पता आंसर। देखो चलो देखते हैं, लॉजिक से बात करते हैं। यहाँ देखो, वापस हो पहले इस पे। देखो पूरा का पूरा खेला किसके ऊपर है बेटा? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। यानी कि अगर आपको बॉन्ड लेंथ ज्यादा चाहिए तो बोलो बैक बॉन्डिंग कैसा चाहिए, ज्यादा। है ना? हाँ। हाँ, यानी कि यहाँ लिख देते हैं, इसमें आओ। अगर आपको बॉन्ड लेंथ ज्यादा चाहिए इसका ज्यादा। बैक बॉन्डिंग ज्यादा। पहले इसको सॉल्व। बैक बॉन्डिंग ज्यादा किसके पास होगा? बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या था बेटा? बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट था कि जो मेटल होगा कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाँ। अब लॉजिक यूज कर कि कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है, सॉरी मेटल के ऊपर प्लस चार्ज है और मेटल के ऊपर माइनस चार्ज है, किस मामले में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने का चांस है? माइनस में। माइनस माइनस में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने का चांस है ना? हाँ। तो अगर माइनस में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा तो किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा? 4 का। 4 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा सीओ के बीच में।
4 का, क्योंकि 4 नंबर पे वैनेडियम का अगर आप चार्ज देखोगे तो वैनेडियम पे -1 चार्ज है, Mn पे +1 है, ये 0 है, ये 0 है बेटा, है ना। जी सर। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे थे, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने के लिए क्या क्राइटेरिया, वापस आओ देखो फिर से। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने के लिए बैक बॉन्डिंग से कम होना बैक चाहिए। बॉन्डिंग कम होना चाहिए। और बोलो क्या लगता है कि किसमें बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगा। वो प्लस में नंबर 3 में, क्योंकि हाँ, +1 है। तो इस हाँ। मामले में बेटा बॉन्ड ऑर्डर आपका सबसे ज़्यादा ज्यादा होगा। दूसरा हाँ। मतलब इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, सबसे और 4 नंबर पे बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, इसका और मतलब बॉन्ड इसका लेंथ बॉन्ड ज्यादा ज़्यादा होगा। होगा। देखो तो कंसेप्ट क्लियर करो बेटा, फिर सिमिलर प्रॉब्लम देंगे सॉल्व करने के लिए। जी सर। सर लेकिन मेरा एक सवाल है, ये तो चार्ज डिफरेंस से हम कॉन्सेप्ट से कर लिए, अगर हमको 1 और 2 में कंपेयर करने बोले तो तब क्या नहीं करेंगे? देगा, वैसे नहीं देगा बेटा, वैसे नहीं देगा। अच्छा सर। ठीक है ना, वो जब भी देगा तो काम तो देखो, अगर अभी एक और कैटेगरी क्वेश्चन दे रहे तुमको और पिक्चर क्लियर होगा कि किस तरह का क्वेश्चन देगा। ठीक है, ओके सर। हो गया बेटा आप लोगों का सबका। हाँ हाँ सर। एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे आप लोग, लिखो तो डिक्टेट कर रहे, लिखो बेटा, डिक्टेट कर रहे, लिखो लिखो। फर्स्ट कन्वर्ट the following metal carbonyl to their stable state, to their stable state, and then arrange them in increasing order of carbon single bond oxygen, bond strength and bond length, और ये 4 क्वेश्चन है बेटा आपको। देखो इसको अगर स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो बोल क्या आएगा, माइनस बैठाना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर। माइनस देना। इसको अगर ये स्टेबल स्टेट में कुछ नहीं बैठाना पड़ेगा। मतलब 0, तो ये वाला 2 माइनस और लास्ट में प्लस। इसका मतलब सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग करने का टेंडेंसी किसके पास है। और नंबर 3। एसी का। पहले बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर निकाल लेते हाँ। हैं, इनके पास सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग 3 1 2 4। फिर 2 और फिर 4। बैक बॉन्डिंग के साथ बॉन्ड लेंथ का रिलेशन अपोजिट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बोला है। 3 1 2 4। हाँ। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो यस सर। ये आपका, हाँ ये बिल्कुल सर, यही एग्जैक्टली। बाकी लोग भी मिला ले बेटा लोग। अच्छा तुम लोगों को बेटा जब क्लास करना नहीं रहता तो क्लास में क्यों आता है रे। देखो कौन भागा आप, वो भागी लड़की, क्या नाम है। तुम लोग क्लास करना नहीं रहता, क्लास में चले आता है, क्या जरूरत है बेटा लोग आने का क्लास में। देखो सब भागा हुआ। तुम लोग बेटा
से नहीं भाग रहे हो, जिस दिन हाथ में नीट का रिजल्ट आएगा उस दिन समझ आएगा। वैसे तुम लोग अब तक पता चल गया होगा कि सर फंस गए हैं, कुछ होने वाला है नहीं, हाकी मार मार के थक गए। चलो रे आगे बढ़ते हैं, हुआ यहाँ तक ओके बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अब यहाँ देखते हैं। अरे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देते जरा। तो ऑप्शन नहीं सर, बाकी तो सब आप एग्जाम्पल में दिखाए थे, पाई 100 ऑर्गेनोमेटेलिक था। हाँ, ऑप्शन बोल नहीं ना। सिर्फ bonded। ये सिग्मा बॉन्डेड है ना, ये वाला हाँ। पाई बॉन्डेड है, ठीक है। ये भी पाई बॉन्डेड है बेटा, और ये भी पाई बॉन्डेड है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर एक और चीज, एक और चीज आपको से डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। ये देखो थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करो। अगर आपसे पूछे AlCH3 होल 3, ये सिग्मा बॉन्डेड है, ये पाई बॉन्डेड है, बोल। सर सिग्मा बॉन्डेड लग रहा है सर। सिग्मा बॉन्डेड है लग रहा है, मतलब क्या है बे? हाँ हाँ सिग्मा बॉन्डेड है हाँ। हाँ। बोल यहाँ पर एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और इसका डाइमर अब Al2CH2, sp3 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडेशन sp3। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज बात करते हैं, यहाँ देखो इसका डाइमर का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा बेटा तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, जी सर बिल्कुल। चलिए आप लोग क्वेश्चन है बेटा, ये जो व्हाइट कलर का कार्बन है, व्हाइट कलर का कार्बन दिख रहा है, व्हाइट कलर का कार्बन दिख रहा है आपको? हाँ अब दिख रहा है, यस सर। बोलो व्हाइट कलर का कार्बन का पास कितना बॉन्ड दिख रहा है, व्हाइट कलर का कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? 5 बॉन्ड दिख रहा है लेकिन है नहीं। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? बनाना बॉन्डिंग सर। हाँ, याद रखना, यहाँ पे भी जो कंसेप्ट है, ये जो बॉन्ड होता है बेटा, और ये वाला जो बॉन्ड है, जस्ट लाइक बनाना बॉन्ड एंड नोन एज 3 सेंटर 2 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बस इसका एक और नाम भी है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना देते, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, और जब पढ़ाई करने बैठना बेटा तो थोड़ा सा कहीं भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन ऐसा है, मैच मैच करवाते हैं, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसके अंदर में नंबर A B2H6, नंबर B नंबर B निकले B2Cl4, नंबर C में ले लो Al2Cl6, नंबर D में ले लो Al2CH3 6, नंबर E में ले लो NO, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मैच द कॉलम में कर लो। P 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, Q 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, R 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, Q 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन,
अब इसमें आ जाओ, अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड, बीटा क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड, गामा कार्बन ब्रिज बॉन्ड। देखो बेटा कई सारा यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो सॉल्व किया जाए बेटा इसको। जी सर। बोलो B2H6 कॉलम 2 में किसके साथ मैच करेगा? 2 center 3 electron bond। हाँ सॉरी B2H6 भूल बोला सर। नंबर 3 ए center देखो, 2 electron। नंबर ए जो होगा B2H6 में 3 सेंटर 3 center होगा, 2 electron। माने हाँ किसके साथ मैच करेगा? क्यू के साथ मैच करेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। और इसमें जो बॉन्ड बनता है बेटा उसमें हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड बनता है, मतलब अल्फा होगा। हाँ। ठीक है। बी में होगा बेटा, बी का स्ट्रक्चर आपको हम दिखा दे रहे, बी ऐसा होता है बेटा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, बेरिलियम और यहाँ पे क्लोरीन। जी सर। बोलो तो बेरिलियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 2 सर, 2। तो हाँ सर, 2। ऐसा बनता है। ठीक है, तो बोल बी का आंसर क्या है बेटा? किसके साथ? तो ये भी क्यू के साथ होगा। अब देखो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसको नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ दिखाते हैं। बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन बन गया ये। जी सर। बेरिलियम अपना 2 बॉन्ड का इस्तेमाल कर लिया, देखते हो बेटा। हाँ हो गया। अब इसके बाद क्या करता है, क्लोरीन यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। okay। इस चीज को समझो। बोलो ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है बेटा, ये पूरा सिस्टम, यहाँ पर बोलो कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 और सिस्टम में एटम कितना है? 3 3 center 4 electron। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा आपका 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, PQRS होगा ये। एस हाँ। बी के साथ कौन मैच कर रहा है बेटा? एस। और इसमें जो बॉन्ड बनेगा इसको आप क्या नाम देना चाहोगे? क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड। क्लोरीन जो ब्रिज ब्रिज बॉन्ड। बना रहा है, कौन बना रहा है? क्लोरीन का ब्रिज बन रहा है ना, हाँ ये यस हो सर। गया आपका क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड, मतलब बीटा हो गया। उसी तरीके से चलो सी को मिला, बोलो सी का आंसर क्या होगा? सर सी का आंसर बिल्कुल B2H6 के तरह होगा, मतलब Q होगा और हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड होगा, Q और अल्फा। कौन सा? सी? गधेड़ा, हाँ यहाँ सी। देखो सी, देखो कैसा होता है, यहाँ देखो। L2 एल्यूमिनियम Cl का सर। इलेक्ट्रॉन बोल। एल्युमिनियम का 3। 3 बना दिया। हाँ कोऑर्डिनेट तो बोल 3 4। ओ अच्छा, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन 3 एटम। ये भी 3 सेंटर, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब S और इसमें भी S क्लोरीन ग्रुप बन गया। बीटा। हाँ अब आज डी का बात करते हैं, अभी डी का स्ट्रक्चर दिखाते। डी में कितना था बेटा? 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्यू। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ और हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन लेकिन कैसे यहाँ पर मिलेगा? कार्बन ब्रिज बॉन्ड बनेगा ना। हाँ गामा, यस सर। ठीक है। और हाँ एनो में याद रखना बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो तो उसके अंदर सेंटर 2 होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 बनेगा। 3 होगा, यस। ई के साथ कौन मैच करेगा? हाँ R। और इसके साथ बाकी यहाँ और कोई ब्रिज बॉन्ड नहीं होगा। ये कुछ कंसेप्ट याद रखना बेटा, इस तरीके का किसमें कैसा बॉन्ड होता है, ये थोड़ा सा नॉलेज में दे दिए। अब चलो इस चैप्टर का आखिरी हिस्से पे चलते, तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होगा। ये पढ़ चुकी, ये हो गया। अब और देखो क्या इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कहाँ बेटा? सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ लो कि अगर आपको एक सैंपल दे दिया जाए C2+ का और बोला जाए पता करो, साबित करो C2+ है,
आप क्या करोगे, अमोनिया डाल दो। अमोनिया डालने पर आपको कौन सा कलर मिलने वाला, पढ़ो देखो। डीप इंकी ब्लू कलर मिलेगा। और ये जो डीप ब्लू कलर बनता है वो किसके वजह से बनता है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बना के। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने की वजह से आपको डीप ब्लू कलर मिल रहा है, ये वाला। हाँ। दूसरा टेस्ट किसका है बेटा, Fe3+ का। Fe3+ में अगर थायोसाइनेट देंगे, HCl- देंगे, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास Na2+ को डिटेक्ट करना है, तो Na2+ को डिटेक्ट करने के लिए आपको DMG देना पड़ेगा, ये DMG है, और DMG देने पर कौन सा कलर का काले देखने को ट्रे। मिलेगा। ये सब इंफॉर्मेटिव है, यहाँ समझने का कुछ नहीं, याद करना किसमें क्या देने से क्या मिलेगा। जैसे मेटलर्जिकल ऑपरेशन, सिल्वर को साइनामाइड प्रोसेस से अगर प्यूरिफाई करने के लिए होता है, तो देखो यहाँ पर सिल्वर का एक्सट्रैक्शन देखो कैसे होता है। ये आपका सिल्वर का ओर है बेटा, सिल्वर ओर को सबसे पहले सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट किया गया, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, Na2S इसको ऑक्सीजन दे करके हटा दिया गया, अलग निकाल दिया गया। अब जो बाकी बचा ये कॉम्प्लेक्स, अगला स्टेप में देखो, इस कॉम्प्लेक्स को किसके साथ ट्रीट किया गया, जिंक के साथ। जिंक के साथ ट्रीट करने पर देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिल्वर आपको मिल गया। इस तरीके से आप सिल्वर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। बिल्कुल नेक्स्ट है सर। निकल का एक्सट्रैक्शन। ये देखो, ये आपके पास इम्प्योर निकल है, इसको कार्बोनिल के साथ ट्रीट किया गया, तो वो निकल कार्बोनिल बनाया, और बाकी इम्प्योरिटी अलग रह जाएगा। अब उसके बाद हीट करने पर आपको प्योर निकल मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग मिल गया। तो ये मॉन्स प्रोसेस कराता है, दिस मेथड इज नोन एज मॉन्स प्रोसेस। ये हो गया मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसका रोल। अब आ जाओ फोटोग्राफी में। अभी का दौर का फोटोग्राफी का नहीं, लेकिन पहले के दौर में जब नेगेटिव यूज किया जाता था फोटोग्राफी में, आज भी यूज किया जाता है बेटा। कहाँ पे यूज किया जाता है, एक्सरे वगैरह का देखना, एक्सरे का जो प्लेट होता है, तो उसमें जो कलर, उसमें जो फिक्स करने का, देखिए इमेज को फिक्स करना होता है, नेगेटिव में इमेज को फिक्स करने के लिए। तो जो नेगेटिव होता है बेटा, उस नेगेटिव पे किस चीज का कोट दिया हुआ होता है, उस पे कोट होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का। हाँ। सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जब लाइट आकर हिट करता है, तो वहां पर एक हल्का सा दाग, और उसको दाग को फिक्स करने के लिए हाइपो का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपो। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। आपको ये सब रिएक्शंस पूछेगा, या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट पूछेगा, ये सब रिएक्शंस को आपको याद करना है। अब जैसे देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कि आप लोग पढ़े होंगे, पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये जी देखिए। सर। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा क्लोरोफिल किस मेटल का कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। हेमोग्लोबिन किस मेटल का कॉम्प्लेक्स है, आयरन आयरन। और आपसे पूछेगा विटामिन B12 किस चीज का कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट कोबाल्ट। है, इसका तो नाम ही है कोबालामाइन। कोबालामाइन। हाँ, याद करना है इसको। फिर इसके बाद देखो, अगर हमारे बॉडी में लेड का पॉइजनिंग हो जाए किसी वजह से, तो उसको क्या किया जाता है, EDTA के साथ ट्रीट किया जाता है। EDTA किसका, EDTA कैल्शियम कॉम्प्लेक्स विद EDTA। जैसे ही कैल्शियम के साथ होता है, लेड क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, और वहां पर लेड EDTA बना देता है, और ये लेड EDTA हमारे बॉडी के साथ बाहर चले आता है। ये वाला ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे स्टार्टिंग में, सिस्प्लेटिन। हाँ। एंटी कैंसर या एंटी ट्यूमर के ड्रग के तौर पर। इसको याद रखना बेटा, ठीक है। हाँ। चलो एक दो क्वेश्चन आंसर दो, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है। बोलो तो इसका आंसर क्या है। असल ऑप्शन डी, वो कैल्शियम नहीं मैग्नीशियम होगा। which is डी होगा ना। हाँ। क्लोरोफिल are green pigments in plants that contains magnesium। मैग्नीशियम होगा। सर बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। एनर्जी के। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। हाँ सर। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, ये जो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सर, हम असाइनमेंट में आप नोट्स भेजे हैं, तो अगर ये थोड़ा एमसीक्यू वो इनऑर्गेनिक का मिल जाए